दोस्तों, अगर आप क्राइम स्टोरी सुनते हैं तो आपने पारिवारिक नरसंहार की कहानियां जरूर सुनी होंगी। आज के एपिसोड में मैं आपसे अमेरिकन क्राइम हिस्ट्री की अब तक की सबसे भयानक पारिवारिक नरसंहार की एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका कलेजा दहल जाएगा और आपकी रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, इस कहानी में हम यह भी जानेंगे कि कैसे कातिल अपने ही परिवार के 11 सदस्यों की हत्या करने के बाद इंसैनिटी यानी पागलपन की प्ली लेता है और कैसे कोर्ट इस प्ली को खारिज करते हुए उसे ताउम्र की सजा सुनाती है। 30 मार्च 1975 ईस्टर संडे ईसाई धर्म का एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार, जिसे ईसाई धर्म से जुड़े लोग न केवल अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे थे बल्कि इस पवित्र त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए चर्च भी जा रहे थे। वहीं एक ऐसा परिवार भी था जहां भगवान ईसा मसीह का नाम नहीं बल्कि गोलियों की गूंज सुनाई देती है और एक ही परिवार के 11 लोगों की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, इस भयानक पारिवारिक नरसंहार को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी परिवार का 41 वर्षीय बेटा जेम्स अर्बन रपट ही था। दोस्तों, हर भयानक वारदात के पीछे कोई न कोई वजह या मोटिव जरूर होता है। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हुए जानते हैं इस भयानक वारदात के पीछे की असली वजह, जिसने एक बेटे को अपने ही परिवार के 11 सदस्यों की निर्मम हत्या करने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इस भयानक वारदात के पीछे की असली वजह जानने के लिए हमें जाना होगा जेम्स के बचपन में। 29 मार्च 1934 अमेरिका में ओहायो के हैमिल्टन शहर में लियोनार्ड और चैरिटी रपट के यहाँ दूसरी संतान के रूप में खूबसूरत बेबी बॉय का जन्म होता है, जिसे नाम दिया जाता है जेम्स और जिसे प्यार से सभी जैमी बुलाते हैं। जेम्स का परिवार बाहर से तो एक आम अमेरिकन फैमिली की तरह ही लगता था, लेकिन घर के अंदर जेम्स के जन्म के साथ ही कहीं न कहीं अनजाने में ही इस रपट फैमिली का दुर्भाग्य शुरू हो चुका था। अगर जेम्स के पिता लियोनार्ड रपट की बात करें तो वह एक फर्म इंजीनियर का जॉब किया करते थे, लेकिन स्वभाव से वह बेहद ही सख्त और गुस्सैल इंसान थे। हर छोटी बात पर वह अपने दोनों बेटों जेम्स और लियोनार्ड जूनियर को पूरी तरह से न केवल डांटते टपटते थे बल्कि उन्हें शारीरिक सजा भी दिया करते थे। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जेम्स अपनी लाइफ के 8 वर्ष कंप्लीट कर चुका था। अगर जेम्स के पिता लियोनार्ड रपट की बात करें तो उनके सख्त और गुस्सैल स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया था। दोस्तों, एक पिता का सख्त और गुस्सैल स्वभाव अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कभी भी गलत नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन जेम्स के पिता का यह सख्त और गुस्सैल स्वभाव जेम्स के लिए तब गलत साबित होने लगता है जब जेम्स की मां चैरिटी जेम्स के सामने ही अपने बड़े बेटे लियोनार्ड जूनियर का पक्ष लेना शुरू करती है और लियोनार्ड जूनियर के सामने ही जेम्स को हर बात पर नीचा दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों, जेम्स के प्रति उसकी मां का यह आलोचनात्मक और सौतेला व्यवहार कोई अब शुरू नहीं हुआ था बल्कि जेम्स के बचपन के साथ ही शुरू हो चुका था। लेकिन जेम्स तब छोटा था और तब इस सौतेले व्यवहार को समझ नहीं पाता था, लेकिन वह अपनी लाइफ के 8 वर्ष कंप्लीट कर चुका था और अपनी मां के इस सौतेले व्यवहार को अच्छी तरह समझने लगा था और यह सौतेला व्यवहार उसके दिमाग में कहीं न कहीं अपनी मां के प्रति नफरत का कारण बनना शुरू हो चुका था। जेम्स की मां चैरिटी अक्सर जेम्स के बड़े भाई के सामने उसकी यह कहकर आलोचना करती थी कि देख, तेरा भाई पढ़ने में कितना तेज है और वह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है और घर के काम भी अच्छी तरह करता है और तुम। यह सभी बातें बार बार सुनने के बाद मासूम जेम्स अपना मन महसूस कर रह जाता है और यही सभी बातें उसे कहीं ना कहीं अपनी मां से दूर करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठा होगा कि एक बायोलॉजिकल मदर होने के बावजूद भी चैरिटी आखिर अपने बेटे जेम्स के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों करती थी। तो दोस्तों, यहाँ इतना बताना ही काफी है कि चैरिटी हमेशा ही अपनी दूसरी संतान के रूप में एक बेटी की इच्छा रखती थी और यही इच्छा कहीं न कहीं जेम्स के प्रति सौतेले व्यवहार का कारण बन जाती है। मासूम जेम्स अपनी मां के सौतेले व्यवहार से अंदर ही अंदर कहीं न कहीं बिखरने लगता है और उसकी मानसिक स्थिति भी काफी प्रभावित होने लगती है
उसकी माँ चैटी शायद अपने बेटे की इस मानसिक स्थिति से या तो बिल्कुल अनजान थी या उसे अपने मासूम बेटे जेम्स की इस मानसिक स्थिति की बिल्कुल परवाह नहीं थी। चैरिटी की क्रूरता की हद तक पार होने लगती है जब वह जेम्स को घर में मुर्गियों की देखभाल करने के लिए कहती है, जबकि वह अच्छी तरह जानती थी कि जेम्स को मुर्गियों से एलर्जी थी और जैसे वह मुर्गियों के नजदीक आता था उसे छींके और सारे बदन में खारिश शुरू हो जाती थी। मासूम जेम्स जब इस बारे में अपने पिता से शिकायत करता है तो उसे पिता से भी डांट और फटकार ही मिलती है। उसकी माँ चैटी उसके बड़े भाई के सामने उसे जलील करते हुए कहती है कि जब तुम्हारा बड़ा भाई अच्छी तरह से मुर्गियों की देखभाल कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। यह सभी बातें सुनने के बाद जेम्स अंदर से पूरी तरह टूटकर रह जाता है। इस तरह दोस्तों मासूम जेम्स की मानसिक स्थिति पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगती है और उसकी स्कूल परफॉर्मेंस भी काफी प्रभावित होती है। वह मासूम इस छोटी सी उम्र में इन सभी समस्याओं को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर एक घुटन भरी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ अपने प्रति होने वाले सौतेले व्यवहार के कारण जेम्स अंदर ही अंदर पूरी तरह से बिखरने लगता है और उसका आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है और अनजाने में ही रॉबर्ट्स फैमिली का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। वक्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जेम्स अपनी लाइफ के 12 वर्ष कंप्लीट करता है और तभी उसके पिता लियोनार्ड रॉबर्ट की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। आइए दोस्तों आगे की कहानी में जानते हैं कि जेम्स के पिता की मौत के बाद रॉबर्ट फैमिली में क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे जेम्स को आगे चलकर अपनी माँ और अपने बड़े भाई से एक ऐसा दर्द मिलता है जो आगे चलकर जेम्स के लिए इस भयानक वारदात को अंजाम देने की मुख्य वजह बन जाता है। जेम्स के पिता की मौत के बाद रॉबर्ट फैमिली न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी पूरी तरह से बिखरने लगती है। जेम्स जो पहले ही अपनी माँ के सौतेले व्यवहार का शिकार हो चुका था वह एक बार फिर से अपनी माँ से दूर होने लगता है और उसका बड़ा भाई लियोनार्ड जूनियर अपनी माँ चैटी के नजदीक आने लगता है। जेम्स के पिता की मौत के बाद दोनों भाई आर्थिक रूप से पूरी तरह से अपनी माँ चैटी पर डिपेंड हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों के एजुकेशन के खर्चे बढ़ने लगते हैं। बड़ा भाई होने के नाते घर की आर्थिक स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी जहां लियोनार्ड जूनियर पर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि जेम्स की मां चैटी यह चाहती थी कि उसका बड़ा बेटा लियोनार्ड जूनियर अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करे, जबकि चैटी को अपने छोटे बेटे जेम्स की स्टडी की कोई परवाह नहीं होती। इस तरह जेम्स जो अब तक अपनी लाइफ के 14 वर्ष कंप्लीट कर चुका था, न चाहते हुए भी घर की आर्थिक स्थिति को संभालने की जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबने लगता है, जिससे न केवल उसकी स्कूल परफॉर्मेंस डाउन होती है बल्कि वह एक बार फिर से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बिखरने लगता है। मात्र 14 वर्ष का ही तो था जेम्स। एक 14 वर्षीय मासूम बच्चा अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आखिर कर भी क्या सकता था, लेकिन न चाहते हुए भी मासूम जेम्स अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए हर वह कार्य करता है जो 14 वर्षीय स्कूल गोइंग बॉय से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। इधर अगर जेम्स के बड़े भाई लियोनार्ड जूनियर की बात करें तो उसके ऊपर घर की आर्थिक स्थिति संभालने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि उसको अपनी मां के अनुसार तो केवल अपनी स्टडी पर ही कंसंट्रेट करना था, जबकि जेम्स की न केवल एजुकेशन प्रभावित हो रही थी बल्कि वह अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बिखरता जा रहा था। इस तरह एक घुटन और जलालत भरी जिंदगी जीते जीते जेम्स के मन में कहीं ना कहीं अपनी मां चैटी और अपने बड़े भाई लियोनार्ड जूनियर के प्रति नफरत की हर इंतहा पार होने लगती है। जेम्स की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जेम्स अपनी लाइफ के 16 वर्ष कंप्लीट करता है और उसकी परेशानियां एक बार फिर से बढ़ने लगती हैं। जब इन 2 वर्षों के दौरान उसका बड़ा भाई लियोनार्ड जूनियर उसके लिए उसके पिता की जगह लेना शुरू कर देता है और हर छोटी बात पर उसे अपनी मां चैटी के सामने जलील करना शुरू कर देता है। अपनी मां और अपने बड़े भाई की वजह से जलालत की जिंदगी जीते जीते जेम्स के दिमाग में एक बात घर करना शुरू हो जाती है और उसे लगने लगता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं और वह बिल्कुल अकेला है। इस तरह
कहीं ना कहीं उसे अपनी जिंदगी ही बोझ लगना शुरू हो जाती है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जेम्स के दिमाग में हर बात को लेकर एक नेगेटिविटी पैदा होना शुरू हो जाती है। उसे न तो अपनी माँ से सपोर्ट मिलती है और न ही वह अपने मन की बातें किसी फ्रेंड से शेयर कर पाता है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसकी सहन शक्ति खत्म होने लगती है तो वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त करने का एक दर्दनाक निर्णय लेता है।